बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 3 ऑफ बायोएनर्जेटिक्स ले रहे हैं अबाउट एमडीकैट। हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया था बायोएनर्जेटिक्स के बारे में। हमने कुछ फॉस्फोरिलेशंस की टाइप्स भी पढ़ी थी। हमने रोल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में। तो फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगी। हमने अपनी जो एक स्टोरी लाइन स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, फोटो हम यहाँ पढ़ रहे हैं फोटो सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो लाइट एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है, वो कन्वर्ट हो रही होती है इनटू दी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले मैंने बताया था दो तरह से। हमने कहा था कि पहले हम लाइट को जो क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, किस चीज में हम लाइट को कन्वर्ट कर रहे थे, हम लाइट को पहले कन्वर्ट कर रहे थे एटीपी में या NADPH में। ठीक है, या NADPH2, या फिर हम कह रहे थे कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं FADH2 में। तो ये हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स थे। फिर हम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रहे थे किस चीज के अंदर, हम कन्वर्ट कर रहे थे ग्लूकोज या फिर हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि ग्लूकोज ही एक एनर्जी की फॉर्म नहीं होती। प्लांट जो है वो स्टार्च की फॉर्म में भी अपने पास स्टोर कर लेता है इन द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो ये हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। फिर मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट पिगमेंट्स, कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से थे। हमारे पास थे क्लोरोफिल ए, हमारे पास थे क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल बी, और हमारे पास कौन सा था पिगमेंट, एक और कैरोटीनॉइड्स थे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दो रिएक्शंस के बारे में। ये पिगमेंट्स का तो आपको थोड़ा नॉलेज हो गया, आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा पिगमेंट किस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पिगमेंट जो है वो किससे अपनी लाइट को ट्रांसमिट करता है। और फाइनली पिगमेंट्स में जो एक हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा था वो याद होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर दो पार्ट्स थे, हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स था और रिएक्शन सेंटर था। ओके, सो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं लाइट, अभी के लिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ठीक है, दो तरह से होती है हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के नतीजे में आपके पास बनने वाली चीज क्या होती है, आपके पास एटीपी बन सकता है, सेकंड आपके पास क्या बन सकता है, NADPH2। ठीक है, आपके पास आपके पास ये दो चीजें बन सकती हैं। इसके बाद लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इसमें होता क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि लाइट जो है वो आकर टकराएगी, टकराने के बाद हमारे पास क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो उसे आगे ट्रांसमिट करेगा रिएक्शन सेंटर में। उसके बाद हमारे पास वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी ना, तो फिर आपका फायदा नहीं है ये पढ़ने का, बिकॉज आपको पहले वाली चीजें समझ आनी चाहिए। ये सब मैं रिवाइज कर रही हूँ लास्ट वीडियोस का। ठीक, तो उस तरह से फिर हमारे पास क्या होता है कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है, दो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो दो इलेक्ट्रॉन्स फिर एक चेन में हिस्सा लेते हैं, जिस चेन को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस नाम से कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक जेड स्कीम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो स्कीम बनती है ना, उसे हम जेड स्कीम कहते हैं, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं वो एक जेड पैटर्न में होते हैं, तो इसलिए उसे जेड स्कीम कह देते हैं। असल में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ही एक हिस्सा है। ठीक, तो अभी मैं आपसे थोड़ा सा एक पीपीटीज में डिस्कस करूंगी पहले। ठीक, तो अगर मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करती हूँ पहले, देखो हुआ क्या था हमारे पास यहाँ पर से ये लाइट आ रही है, ये लाइट आकर टकराएगी यहाँ पर फोटो सिस्टम से। फोटो सिस्टम मैंने आपको बताया था कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ही होता है, जिसमें हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है और रिएक्शन सेंटर होता है। अब हमारे पास ना दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 2,
एक होता है फोटो सिस्टम 1। इनके बीच में ही हमारे पास चल रही होती है पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आपको पता होना चाहिए फोटो सिस्टम 2 क्या होता है। देखो हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। क्लोरोफिल ए ना सारे एक टाइप के नहीं होते। अगर आपको लास्ट वीडियोस में मैंने समझाया हो तो मैंने आपको ये भी कहा था कि इटसेल्फ क्लोरोफिल ए की भी बहुत सी रेंजेस होती हैं। या तो वो 680 की लाइट एब्जॉर्ब करता है, उनमें से कुछ जो होते हैं वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता है इनफैक्ट क्लोरोफिल ए में भी। लाइक कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बिल्कुल अलग अलग रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, लेकिन क्लोरोफिल ए इटसेल्फ भी अपने अंदर लाइट में रेंजेस में वेरी कर रहा होता है, ठीक। तो फोटो सिस्टम 2 में जो मेरे पास क्लोरोफिल ए मौजूद होता है रिएक्शन सेंटर में, वो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की लाइट को, जबकि फोटो सिस्टम 1 में जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट को। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज क्लोरोफिल ए जो होता है वो लिंक होता है एक प्रोटीन से। क्लोरोफिल इज अ काइंड ऑफ पिगमेंट ना, तो हमारे पास क्या होता है, ये एक लिंक होता है किसी भी प्रोटीन से, जो कि फोटो सिस्टम 1 में जो है वो प्रोटीन उसको किस काबिल बना देती है, अबाउट टू एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर ऑफ द लाइट। लेकिन फोटो सिस्टम 2 में वो 680 नैनोमीटर की लाइट को क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है हमारे पास, जब लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है ना, तो होता ये है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुई वो करते करते फोटो सिस्टम 2 से आएगी फोटो सिस्टम 1 में, फिर अगेन आगे जाते जाते वो क्या करेगी, मेरे पास वो कई सारी चीजें बनाएगी। वो NADPH, वो ATP बनाएगी, वो NADPH बनाएगी। उसके अलावा वो हमारे पास अगेन अपना ऑक्सीजन जो होता है वो एक साइक्लिक बनता है। चले वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए माइंड में क्या क्या रखना है, जैसे लाइट आकर टकराएगी फोटो सिस्टम से, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एंड में क्या बनता है, ATP और NADPH। ये पूरा जो रिएक्शन है ये मेरे पास क्या है, लाइट रिएक्शन। अभी के लिए हम सिर्फ लाइट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, सो हम मजीद कंफ्यूजन में नहीं जाते। चलिए, तो अभी के लिए हम चल तो हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एक्चुअली में है क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जब मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं ये जगह देखती हूँ, तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई कि हमारे पास सोलर सिस्टम से लाइट आकर टकराएगी। लाइट के टकराने के बाद हमारे पास यहाँ पर लाइट जो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, वो जो है वाटर की स्प्लिटिंग करेंगे। ऑक्सीजन जो है वो एंड में रिलीज होगा, वो भी कैसे होगा वो भी हम पूरे रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ तो मैंने आपसे अभी थोड़ा सा डिस्कस किया, ठीक। तो अगर मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहले दिखाऊं, उसके बाद अगर हम टेक्स्ट डिस्कस करें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जी, तो चले आए, अब हम पूरी कहानी को डिस्कस कर रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। अब मैंने आपसे एक डिस्कस किया था जेड स्कीम के बारे में। तो अगर आप ये देखें, ये पूरी चीज़, अब मेरा कर्सर यहाँ मूव नहीं कर पा रहा, अगर आप ये पूरी चीज़ देखें तो ये किस तरीके से ये जेड नुमा बना हुआ है ना, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये पूरा जेड स्ट्रक्चर जो है, इसमें हमारे पास फोटो सिस्टम है, ये वाला हमारे पास है फोटो सिस्टम 2 और ये है मेरे पास फोटो सिस्टम 1। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखें आप, मैं कर्सर घुमा रही हूँ, ये पूरा का क्या है, मेरे पास जेड शेप है ना, तो इसी को कहा जाता है जेड स्कीम। ओके, हमें भी MCQs में पूछा जा सकता है। अगेन अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिस्कशन ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। हुआ क्या, मेरे पास लाइट आकर टकराई। लाइट दो रेंजेस में हो सकती है ना, लाइक कोई लाइट ऐसी होगी जो कि 680 नैनोमीटर की होगी, वो यहाँ आकर टकराएगी। जो लाइट होगी 700 नैनोमीटर की, वो लाइट यहाँ आकर टकराएगी। अब आपको ये तो पता है ना, लाइट की अलग अलग रेंज होती है, अलग अलग उनकी वेवलेंथ्स होती हैं, तो डिपेंड करता है कि किस लाइट में कौन सी लाइट की इंटेंसिटी किस रेंज की है। अब अगर 680 नैनोमीटर की लाइट यहाँ आकर टकराई, वो लाइट ने क्या किया, वाटर को स्प्लिट करवाया। वाटर स्प्लिट करवा कर दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भेज दिए, ऊपर भेज दिए, है ना। किस चीज़ में भेजे, हमारे पास एक अभी के लिए ये याद रख लो कि हमारे पास ना 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं फोटो सिस्टम में, ठीक। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एक होता है फोटो सिस्टम 2, दूसरा होता है साइटोक्रोम, तीसरा होता है फोटो सिस्टम 1 और चौथा होता है मेरे पास ATP सिंथेज, ठीक। और हमारे पास 4 जो होते हैं ना, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, जो कि मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखते हैं, जैसे कि फायोफाइटिन, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसायानिन।
ठीक। और हमारे पास यहाँ एक और होता है फेरिडोक्सिन, इसका मैं बाद में कंफर्म करती हूँ, बाकी इन 3 का मुझे सही से कंफर्म्ड है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास होता क्या है, लाइट आकर टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज हुए। कहाँ से रिलीज हुए, ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ रिलीज हुए तो आपने पीछे ये बात पढ़ी थी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए इट्स मीन के एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बचा और बाकी क्या बचा, 4 हाइड्रोजन आयंस बचे। कैसे 4 आयंस बचे, अगर आप सोचें कि हमारे पास आई एम रियली सॉरी 2 आयंस बचे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो 2 हाइड्रोजन आयंस बचेंगे और हाफ ऑक्सीजन जो है वो रिमेन रहेगा। क्यों, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, उन दोनों हाइड्रोजन के हमने क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। ऑक्सीजन एज इट इज अंदर रहेगा, तो ऑक्सीजन अगर मैं बोलूं कि 2 हाइड्रोजन आयंस बने तो 1 ऑक्सीजन बनेगा, ठीक। तो अब मेरे पास क्या हुआ कि यहाँ पर चले गए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हायर लेवल पे चला जाएगा, जैसे ही लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और वो हाई लेवल पे चला गया। वहां से इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, मेरे पास फायोफाइटिन में, उसके बाद आएगा प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन में आने के बाद वो जाएगा साइटोक्रोम में, ठीक। साइटोक्रोम से फिर आएगा प्लास्टोसायनिन में, फिर आएगा किसमें, फोटोसिस्टम 1 में। फिर फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर एक और लाइट आएगी जो इससे टकराएगी जो कि 700 नैनोमीटर की होगी, फिर वही इलेक्ट्रॉन दोबारा एक्साइट होगा और फिर उसे कौन कैरी कर लेगा, उसे फेरिडोक्सिन कैरी करेगा जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन है। इस प्रोटीन में आयरन और सल्फर दोनों है। फिर वो फाइनली वो इलेक्ट्रॉन जाएगा NADP के पास जो कि बाद में बना देगा NADPH। अब ये NADPH कैसे बना, वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया ये NADP प्लस होता है ना, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे ये एक्सेप्ट करेगा और यहाँ स्ट्रोमा में मौजूद जो हाइड्रोजन आयंस होंगे उसके साथ ये बाइंड हो जाएगा और मेरे पास क्या बना लेगा, एक NADPH का मॉलिक्यूल। तो अगर हम अगेन दोबारा अपनी चीजें डिस्कस करें तो ऐसा क्या हुआ, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया था तो हमारे पास क्या हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ जाने के बाद हुआ ये था कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। अब ये इलेक्ट्रॉन ने जब एक एनर्जी ले ली अपने पास ड्यू टू द सनलाइट, उसमें हाई एनर्जी आ गई तो वो क्या करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन द एनर्जी ग्रेडियंट जा रहा है। अब वो डाउन द एनर्जी ग्रेडियंट जाते हुए ना उसकी एनर्जी ग्रेजुअली कम हो रही है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ना कि किस तरीके से एनर्जी का इन्होंने बताया है कि यहाँ पे लो एनर्जी है और यहाँ पे क्या है, हाई एनर्जी है। तो जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है तो एनर्जी जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। अब ये एनर्जी जो कम हो रही है इट्स मीन के एनर्जी वो डेसिपेट कर रहा है। वो एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, अब देखो होता क्या है, अगर मैं आपको वापस से थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में लेकर जाऊं तो हमने ये पढ़ा था कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है और इस जगह के स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा था, स्ट्रोमा कहा था। तो क्या होता है कि जो हमारे पास स्ट्रोमा में वाटर होता है वो स्प्लिट करता है, तो स्ट्रोमा में क्या बन गए, आयंस बने ना, कौन से आयन, H पॉजिटिव आयन। अब वो आयंस जो हैं उन आयंस को अंदर लाने के लिए ये एनर्जी यूटिलाइज होगी। कैसे यूटिलाइज होगी, स्ट्रोमा से। जैसे ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन यहाँ से P680, अच्छा इसे P इसलिए कह रहे हैं, P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, राइट। सो हमारे पास क्या होगा कि जो लाइट है वो यहाँ से आई, ठीक, यहाँ से आई है और फिर क्या हुआ, यहाँ आ गई, यहाँ आकर उसने फिर प्लास्टोक्विनोन में आएगी, प्लास्टोक्विनोन में आने के बाद क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा से कहाँ आ जाएंगे, ल्यूमिन में। अगर मैं आपको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पूछूं तो आप बोलोगे यूं करके सर्कल था, ठीक है, उस सर्कल के अंदर के कहते हैं ल्यूमिन, बाहर की जगह को हमने क्या कहा था, स्ट्रोमा कहा था। तो ल्यूमिन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लाने का काम करेगा सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन, फिर प्लास्टोक्विनोन से जैसे साइटोक्रोम में आएगा फिर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस कहाँ आएंगे, स्ट्रोमा से आ जाएंगे ल्यूमिन में, और स्ट्रोमा से ल्यूमिन में आने के बाद फिर क्या होगा, मेरे पास वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन में चले जाएंगे, वहां से फोटोसिस्टम 1 में चले जाएंगे। तो अभी के लिए जो हमने बातें डिस्कस की, तो अगर मैं उसे आपको एक तरह से रिवाइज करवाना चाहूँ तो मैं आपको क्या रिवाइज करवाऊंगी कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि हमारे पास क्या है, एक फोटो सिस्टम, एक सिस्टम है ना, लाइक हमने कहा सबसे पहले लाइट आई, ठीक है, वो लाइट कहाँ आई, वो लाइट आई हमारे पास फोटो सिस्टम 1 में, ठीक।
फोटो सिस्टम 1 में लाइट ने आने के बाद क्या किया, मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, किस तरह वाटर की स्प्लिटिंग हुई जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिसीव हुए और हमारे पास क्या बने, 2 हाइड्रोजन आयंस बने। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द लाइट, अब देखो फोटो सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, जब लाइट आकर टकराई तो क्या हुआ, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट हो गए। यू नो ना कि जब लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, जब भी एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन अपने इनिशियल लेवल से हायर लेवल पे एक्साइट होकर चले जाते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट हो गए और इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने के बाद वो इंटर हो गए किसमें, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, क्योंकि पूरी हमने जेड स्कीम आपको भी दिखाई। अब हमारे पास क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चले गए तो वो मेरे पास किसके पास गए हैं, वो मेरे पास फाइलोफाइटिन के पास गए हैं, ठीक है, फायोफाइटिन के पास गए, फिर फायोफाइटिन से वो किसके पास गए, वो हमारे पास गए प्लास्टोक्विनोन में। ये हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, प्लास्टोक्विनोन में गए, फिर प्लास्टोक्विनोन से वो हमारे पास किसमें गए, साइटोक्रोम में, ठीक, साइटोक्रोम भी हमारे पास आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, साइटोक्रोम बी या फिर उसका दूसरा नाम एफ भी यूज होता है, बी या एफ के पास गए। अब साइटोक्रोम बी या एफ के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो एंड में जाएगा हमारे पास फोटो सिस्टम 2 में। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 में। अब कहाँ जाएंगे वो मेरे पास, फोटो सिस्टम 1 में, ठीक, फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन चला गया फाइनली। अब फोटो सिस्टम 1 जो है जिसका दूसरा नाम मेरे पास क्या है, P700, ठीक, अब जो P700 है उसके पास उसकी इंटेंसिटी की लाइट जब आई, ये फोटो सिस्टम 2 की इंटेंसिटी क्या थी, P680, दोनों के अंदर कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर में, बट डिफरेंस इज ड्यू टू द प्रोटीन, ठीक। जब यहाँ पे आकर लाइट टकराएगी तो क्या होगा, मेरे पास लाइट के टकराने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसे एक्साइट करके चला जाएगा फेरोडोक्सिन के पास, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फेरोडोक्सिन के पास जाएगा एंड में वो कुछ स्टेज से गुजरने के बाद जाएगा NADP के पास, जो के बाद में क्या बना देगा, NADPH या NADH, ठीक। अब तक के लिए सारी चीजें क्लियर, यही पूरा रिएक्शन कहलाता है लाइट डिपेंडेंट, ठीक है, हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब इसमें हमारे पास क्या फायदा हुआ, अब मैं आपको ये बताती हूँ, होता क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डाउन द एनर्जी ग्रेडियंट आता है, ठीक है, कहाँ आता है, डाउन द एनर्जी ग्रेडियंट, तो होता ये है कि जो एनर्जी वो लॉस कर रहा है, जो एनर्जी क्या हो रही है, जो एनर्जी हमारे पास डेसिपेट हो रही है, वो क्या करवा रही है, वो मूवमेंट करवा रही है, वो क्या करवा रही है, वो मूवमेंट्स करवा रही है, किस चीज़ की मूवमेंट करवा रही है, हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट करवा रही है, किसकी, हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट करवा रही है, कहाँ से कहाँ मूवमेंट करवा रही है, फ्रॉम दी स्ट्रोमा टू दी ल्यूमिन, ठीक है, टू दी ल्यूमिन। अब वो ल्यूमिन में क्यों मूवमेंट करवा रही है, इसका बहुत बड़ा मकसद है, क्या मकसद है वो हम आगे पढ़ लेंगे, अभी के लिए आपको ये समझ आ गई कि NADPH कैसे बन रहा था, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हाइड्रोजन आयन क्यों मूव कर रहे हैं। अब देखो वो जो हाइड्रोजन आयन जो स्ट्रोमा में बन रहे थे, माइंड में है क्यों बन रहे थे, क्योंकि जब हमारे पास लाइट टकरा रही थी फोटो सिस्टम 2 पे तो हमारे पास वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे जिसमें से हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एवोपरेट कर जाती है क्योंकि वो गैस है, लेकिन हमारे पास क्या था, हमारे पास एक H पॉजिटिव आयंस निकले थे 2 स्ट्रोमा में। अब जाहिर है एक फोटो सिस्टम तो नहीं था, वी हैव लाइक मिलियंस ऑफ फोटो सिस्टम इन अ क्लोरो इन अ लाइक इन अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे होते हैं हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स या फोटो सिस्टम्स। अब हमारे पास प्लांट्स में ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्लोरोप्लास्ट हो, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट इज ऑर्गेनिली ना, तो हर सेल में मौजूद होगा। तो इसी तरह हमारे पास नंबर्स ऑफ जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो ल्यूमिन में स्ट्रोमा में आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास जो स्टॉक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स होते हैं या स्टॉक्स ऑफ ग्रेना होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो होता क्या है हमारे पास कि जो H पॉजिटिव आयन है वो ड्यू टू द डेसिपेशन या एनर्जी
ग्रेडियंट की वजह से हमारे पास जो है वो एनर्जी यूज होती है H पॉजिटिव आयन को अंदर लाने में। अब देखते हैं किस किस स्टेप पे H पॉजिटिव आयन जो है वो स्ट्रोमा से ल्यूमिन में आते हैं। एक तो प्लास्टोक्विनोन वाले स्टेप में, ठीक है, मैं इसे डबल स्टार कर देती हूँ। एक तो हमारे पास प्लास्टोक्विनोन के स्टेप में, और सेकंड हमारे पास साइटोक्रोम में भी आते हैं। फिर हमारे पास एक यहाँ पर भी आता है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ यहाँ तक है कि हमारे पास इन दो जगहों पर क्या आ रहे हैं, हमारे पास H पॉजिटिव आयन्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। अब होता क्या है आगे जाकर हमारे पास कि ये जो H पॉजिटिव आयन्स आए, ठीक, अभी के लिए हमने ये चीज पढ़ ली। अब ये जो H पॉजिटिव आयन्स अंदर आके बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें होकर ना एंड में एक वक्त ऐसा आता है जब स्ट्रोमा में H पॉजिटिव आयन नहीं रहते और बहुत कम हो जाते हैं और ल्यूमिन में H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा होते हैं, तो मेरे पास क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आयन्स ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट क्या करवाता है, ये ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बन गया कि भाई अंदर तो इतने ज्यादा हो गए, बाहर इतने कम है, तो होगा क्या, अब डिफ्यूजन होगी। लेकिन होगा ये कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन है ना, वो अलाउ ही नहीं कर रही हाइड्रोजन आयंस को बाहर जाने के लिए। अंदर लाने के लिए भी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी ना, एनर्जी चाहिए थी, पैसिवली डिफ्यूजन तो नहीं हुई। तो यहाँ पर भी क्या होता है, अब वो आयन ग्रेडियंट तो बन जाता है पर डिफ्यूजन नहीं हो पा रही होती, तो फिर क्या होता है, एक पंप होता है जिसे हम कहते हैं एटीपेज, ठीक है, या एटीपी सिंथेज, ये सही रहेगा, एटीपी सिंथेज नाम से। ये पंप क्या करता है, ये बड़ा शरारती किस्म का पंप होता है। ये कहता है देखो मैं दरवाजा तो दूंगा, लेकिन क्या होगा कि जब 3 हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द ल्यूमिन स्ट्रोमा में जाएंगे तो उनकी एनर्जी से मैं एटीपी बनाऊंगा। अब ये कहानी क्या है मैं बताती हूँ। अब देखो यहाँ पर ना भीड़ लगी हुई है बहुत से लोगों की, यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक, बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन है। दूसरी ही तरफ नीचे की साइड पे अगर मैं यहाँ पे एक डिमार्केशन लाइन बना देती हूँ, ठीक, नीचे की साइड पे मेरे पास जो H पॉजिटिव आयन है वो सिर्फ बहुत ही ना होने के बराबर बहुत कम है, ठीक। अब होगा क्या हमारे पास कि इन हाइड्रोजन आयंस को ना यहाँ से यहाँ आने की जरूरत महसूस हो रही है कि भाई हमने तो यहाँ आना है। ये जो पंप होता है ना, ये यहाँ पे इस तरीके से लग गया, ठीक है, डॉलर के फॉर्म में। ये कहता है देखो मैं तुम्हें यहाँ से ना एक रास्ता दूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जब ये रास्ता देगा ना इनको, तो होगा ये कि बहुत सारे एनर्जी लगाएंगे कि भाई पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं, बहुत जोर लगाएंगे। अब ये इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि जब ये यहाँ से यहाँ आएंगे तो जैसे ही 3 हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर एक एटीपी जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, यहाँ पे एक एडीपी होगा, वही एनर्जी जिससे जोर लगा के हाइड्रोजन आयन ल्यूमिन से स्ट्रोमा में आए, उसी एनर्जी को यूज करते हुए एडीपी क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट कहीं पर पड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे एक फॉस्फेट पड़ा होगा, जिस फॉस्फेट की एनर्जी को इन्होंने क्या कर लिया, यूज कर लिया। हमारे पास स्ट्रोमा के अंदर जाहिर है जब एटीपी जो है वो टूटता है तो उसका फॉस्फेट वहीं कहीं होगा ना, या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो इस फॉस्फेट को यहाँ अटैच करवा देता है। कैसे अटैच होता है, वही एनर्जी यूज होती है जो कि इन हाइड्रोजन आयन को ल्यूमिन में से कहाँ आने में लगी, स्ट्रोमा आने में, ठीक है। चलो अब तक के लिए आई थिंक सो कि आपको क्लियर हुई होगी पूरी कहानी। तो एटीपी कैसे बन रही है हमारे पास, ड्यू टू एटीपी सिंथेज, जिसमें हाइड्रोजन आयंस की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के दौरान मूवमेंट करने के दौरान जो एनर्जी जनरेट हुई, जो एनर्जी बनी, उसी को यूटिलाइज करके हमने सारा जो बनाया, ये सब चीज़ें हमारे पास NADPH और ATP दोनों बन गए, ठीक है। तो आई थिंक सो कि ये सब तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं कि हमने आज पढ़ना क्या था। ओके, तो आज हमने पढ़ना था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हम अभी पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ें पढ़नी थी। द
फोटोन इज स्टोर इन स्पेशल मॉलिक्यूल्स। इसमें एक ऐसा द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये पहला फेज है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, जिसमें हमारे पास नतीजे में बनता है एटीपी और NADPH2। कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट, अब इन क्लोरोप्लास्ट द लाइट कैप्चरिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कि हमारे पास लाइट कैप्चर करने वाला क्लोरोफिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और मेम्ब्रेन में लगे हुए प्रोटीन, ये सब काम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। 4 ग्रुप्स होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के। सबसे पहले फोटोसिस्टम 1, दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है फोटोसिस्टम 2, तीसरा होता है साइटोक्रोम B या F और चौथा होता है एटीपेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हम यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, सही। उसके बाद कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, जैसे कि प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसायनिन एंड फेरिडोक्सिन। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको वहाँ पे फायोफाइटिन के बारे में बताया, तो यहाँ उसका जिक्र नहीं है, तो आप लोग इस सेंस में नहीं जाइएगा, आपको अपनी बुक को फॉलो करना है, ठीक है। तो हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से हैं? प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोसायनिन है और मेरे पास क्या है? फेरिडोक्सिन है। ओके, तो अगर हम आगे चलें तो मेरे पास क्या है? फोटोसिस्टम 1 एंड 2 बोथ कंटेन स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स इन देयर सेंटर्स। मैंने आपको पहले कहा था फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ क्या होता है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के प्रोटीन के अंदर थोड़ी सी चेंज होती है, जो प्रोटीन उनके साथ बाइंड होती है, इस वजह से उनकी लाइट एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फोटोसिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटोसिस्टम 2 जो है वो 600 की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम इसे सिंपली कह देते हैं P700 और P600, जबकि P जो है वो पिगमेंट के लिए यूज हो रहा है, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास लाइट टकराती है हमारे पास सोलर सिस्टम से, सोलर एनर्जी से जो लाइट आती है, वो लाइट टकरा कर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे लगे हुए क्लोरोफिल के साथ या फोटो सिस्टम के साथ जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करवाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होता है, जिसके नतीजे में बनता है मेरे पास एटीपी और NADPH2। कैसे बनता है आपको पता है, ठीक है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट जो हमने मिस कर दिया हो कि हमारे पास ये रिएक्शन स्टार्ट होता है फोटोसिस्टम 2 से, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है? लाइट टकराती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने के बाद वो आगे किसके साथ? फायोफाइटिन के पास जाता है, प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, वहां से फिर एंड में आते आते ये पूरा जेड कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया ना, एक जेड स्कीम, यहाँ जेड कॉम्प्लेक्स यूज हुआ हुआ है सिंपल। तो हमारे पास एंड में क्या होता है कि वो जो हमारे पास एंड में आकर वो NADPH को अपना वो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र है कि यहाँ पे जो वाटर स्प्लिट हुआ ना, देखो हमने सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की बात की, यहाँ वो 2 वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल हुए तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन आयन हुए? 4। अगर 4 हाइड्रोजन आयन हुए तो इसका मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 4, क्योंकि हर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में बनने वाले कितने आयन्स होंगे? 4 हाइड्रोजन आयन होंगे। और कितना ऑक्सीजन होगा? 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखो मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहा, मतलब कि O2, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल पे 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ O2 बनेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 वाटर मॉलिक्यूल है तो हाफ O2 बनेगा, क्योंकि O के नीचे 2 लगा हुआ है ना, तो वो एक करके 1 हो जाएगा। तो आपको आई विश की ये बात केमिस्ट्री में भी क्लियर होंगी, ठीक है। बाकी इसमें भी कह रहे हैं कि जब हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और 4 हाइड्रोजन आयन बनते हैं, और एक मॉलिक्यूल का बनता है किस चीज का? O2 का, ठीक है। O2 है, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास क्या चीज है? प्लास्टोक्विनोन है, फिर वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद अच्छा, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो जो हमने यहाँ पर बात की थी ना अभी अभी, जो बात हमने यहाँ की थी, देखें कि हमारे पास यहाँ पे मैंने 2 स्टार बनवाए ना, इस 2 स्टार का मतलब यही था कि हमारे पास जो प्लास्टोक्विनोन होता है वो क्या करता है? वो स्ट्रोमा में से दो प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मीन हाइड्रोजन को कह रहे हैं। देखो हाइड्रोजन को प्रोटॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन ने लॉस कर दिया, तो क्या बचा? एक प्रोटॉन ही रहा ना वो। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्ट्रोमा में से आते हैं, कहाँ पर? ल्यूमिन में आ जाते हैं, ठीक। तो यही बातें जहां जहां मैंने आपको बताया था वही सब है। अच्छा, अब यहाँ देखो होता क्या है कि हमारे पास जो 2 प्रोटॉन्स होते हैं फ्रॉम स्ट्रोमा, वो हमारे पास कहाँ आ गए? फ्रॉम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से आ गए ल्यूमिन में। इट कैरीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या होगा कि प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? मेरे पास साइटोक्रोम
बी या एफ में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास अच्छा जब साइटोक्रोम बी या एफ में चले जाएंगे फोटोसिस्टम 2 से, इसी स्टेप को हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। अब देखो रेट लिमिटिंग स्टेप पता है क्या होता है, वो रिएक्शन में मौजूद वो स्टेप जो कि सबसे स्लो और जिसमें आप जो रिएक्शन की स्पीड को मालूम कर सकते हो उसी को कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। तो मेरे पास जब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम के पास जाता है तो इस स्टेप को उन्होंने रेट लिमिटिंग स्टेप कहा है, जो कि आपको नोट डाउन करना है। सेकंड चीज़ क्या है कि मेरे पास जो प्लास्टोक्विनोन है वो मेरे पास प्रोटॉन्स को रिलीज करता है किसमें, ल्यूमिन में। फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोसायनिन के पास चला जाता है, फिर वो उसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोसायनिन के पास चला जाता है, जो कि हमारे पास अगेन विच इज सिचुएटेड इन ल्यूमिन, वो भी हमारे पास ल्यूमिन में ही मौजूद होती है। प्लास्टोसायनिन एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर टू फोटोसिस्टम 1। फाइनली हमारे पास यहाँ से पूरी जो चेन चल रही थी वो फाइनली कहाँ आई, प्लास्टोसायनिन में से फिर हमारे पास फोटोसिस्टम 1 में आ गई। ठीक है, उसके बाद मेरे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1। अब देखो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यों कहा, क्योंकि जब वाटर की स्प्लिटिंग हुई तो फोटो सिस्टम 2 में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था, सबसे पहला एक्सेप्टर P680, जबकि फोटो सिस्टम 1 में P700 है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि ये फोटो सिस्टम 1 प्राइमरी एक्सेप्टर है। उसके बाद जो लाइट आएगी और वो दोबारा एक्साइट होंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन चेन स्टार्ट हो जाएगी जो कि किसको ट्रांसफर करेगा, फेरिडोक्सिन को, और उसके बाद वो एंड में चला जाएगा NADP के पास, जो कि अगेन कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। ठीक है, अब देखो NADPH में जब ये कन्वर्ट होगा ना तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि एक एंजाइम होगा NADPH रिडक्टेज। रिडक्टेज क्या करवाता है, रिडक्शन करवाता है। आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अभी के लिए बायो में इतना याद रखें। तो यहाँ पे NADP का क्या हुआ, उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हुए तो इट्स मीन कि उसकी क्या हुई है, रिडक्शन। तो एंजाइम कौन सा था, NADPH रिडक्टेज में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये हाई एनर्जी, ये स्टोर करता है हाई एनर्जी को। जो NADPH मॉलिक्यूल है ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, आपको पहले भी पता है, जो कि हमारे पास हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अच्छा, ATP की फॉर्मेशन में आपको भी पता है कि हमारे पास कैसे होती है। इसमें वो ये बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउन द ग्रेडियंट मूव कर रहा होता है और साइटोक्रोम सिस्टम में जब वो आ जाता है, इनडायरेक्ट मैनर में ATP बनती है। कैसे बनती है मेरे पास, कि कैरियर ऑफ साइटोक्रोम सिस्टम पंप हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेकॉइड स्पेस। कि हमारे पास जो साइटोक्रोम होता है या प्लास्टोक्विनोन होता है वो क्या करते हैं, मेरे पास पंप करते हैं हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से ल्यूमिन में। फिर क्या होता है, ल्यूमिन के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब फिर उन्होंने ये बात भी बताई है कि ल्यूमिन में हाइड्रोजन आयन कैसे बनते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग से, जिस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलिसिस। ठीक है, तो हमारे पास वही कह रहे हैं कि फोटोलिसिस की वजह से स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन बनते हैं, फिर हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से चले जाते हैं ल्यूमिन में ड्यू टू कॉम्प्लेक्स या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स की डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट से। उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं ल्यूमिन में और स्ट्रोमा के मुकाबले में, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो जाता है जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयंस मूव करना चाहते हैं बाहर स्ट्रोमा की तरफ, लेकिन वहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता। तो ATPase अपना एक चैनल दे देता है कि आप यहाँ से निकल जाए, लेकिन उसके बदले में वो एनर्जी यूज़ करता है और ADP के साथ फॉस्फेट को अटैच करवा के ATP बना देता है। इस चीज़ को हम लोग कीमियोस्मोसिस भी कहते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कीमियोस्मोसिस या कीमियोओस्मोटिक ATP सिंथेसिस। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रेडियंट केमिकल्स मूव कर रहे थे ना, एक तरह से आयंस मूव कर रहे थे, तो इस तरह को हम कहते हैं कीमियोस्मोसिस। इसी तरह लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ये जो लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पूरी जो हमने साइकिल को अभी तक पढ़ा, ये थी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन जो था वो वाटर से रिलीज हुआ और एंड में किसके पास गया, NADPH के पास गया, वो वापस वाटर में नहीं गया। इसीलिए इस स्टेप को हमने क्या कहा, नॉन साइक्लिक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अब मैं अगर देखूँ इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सेकेंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि फोटो सिस्टम 1 और 2 पे बेस्ड करती है, थर्ड चीज़ हमने पढ़ी रिडक्शन ऑफ NADPH, और फोर्थ चीज़ जो हमने पढ़ी वो थी फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, यानी कि ATP की सिंथेसिस। तो ये चारों चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी। लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन समझा दूंगी, या आई थिंक इसमें भी हो जाएगा, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको साइक्लिक पहले थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। देखें,
अभी तक के लिए आई होप कि आपको ये सब तो क्लियर हो गया होगा, है ना? तो अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ साइक्लिक। मैंने आपको बताया था ना हम 2 पढ़ेंगे, एक साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ठीक है, हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हम 2 रिएक्शन पढ़ते हैं। एक हम लोग अगर मैं बोलूँ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में हम 2 रिएक्शन पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे ये जो हमने अभी पढ़ा, ये था मेरे पास नॉन साइक्लिक। ठीक है, ये था नॉन साइक्लिक। ये पूरा रिएक्शन था नॉन साइक्लिक। अगर अब मैं पढ़ना चाहूँ साइक्लिक रिएक्शन, तो साइक्लिक रिएक्शन कोई मुश्किल नहीं है। क्या होता है साइक्लिक रिएक्शन में? तो साइक्लिक रिएक्शन में ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद होंगे, है ना? मेरे पास जैसे ही लाइट आकर टकराएगी, ठीक है, लाइट आकर टकराई, लाइट के टकराने के बाद क्या हुआ कि मेरे पास फोटो सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एक्साइट हुए। ठीक है, एक्साइट हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइट हो गए। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद कहाँ गए? हमारे पास फेरिडोक्सिन में गए, एफडी, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है, तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन में गए तो अब जाहिर है हाइड्रोजन आयंस तो मूव करके गए ना बाहर ल्यूमिन में। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो कर रहा है तो ल्यूमिन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर हुआ। फिर एंड में वापस हाइड्रोजन आयन कहाँ चले जाएंगे? PS1 में, फोटो सिस्टम 1 में। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट भी बनेगा, पर एंड में हमारे पास वापस से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? फोटो सिस्टम 1 में। फिर लाइट आएगी, फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेरिडोक्सिन में, हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे, फिर फेरिडोक्सिन वापस फोटो सिस्टम 1 को देगा। तो ये एक साइकिल चलेगी, जिस साइकिल का मकसद क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनाना, NADPH नहीं। NADPH तो इस साइकिल में बन रहा था ना, नॉन साइक्लिक में। ये देखो, ये पूरा NADPH की सिंथेसिस थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा? यहाँ पे जो ग्रेडियंट बनेगा उसकी वजह से हमारे पास सिर्फ एक चीज बनेगी, और वो क्या बनेगी? ATP बनेगी। ये रिएक्शन कहाँ होता है? ये मोस्टली हमारे पास प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है, और ये पुराना मेथड यही था। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स में ये मेथड होता है। उसके अलावा इसकी मकसद सिर्फ और सिर्फ होता है एटीपी की सिंथेसिस। दे डोंट नीड द सिंथेसिस ऑफ लाइक NADPH। जब NADPH बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो ब्लॉक कर देता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस को, क्योंकि जाहिर है जब हमारे पास एक चीज़ इतनी ज़्यादा अबंडेंट बन गई है तो अब हमें वो नहीं चाहिए, लेकिन ATP की कमी है तो ATP तो हर वक्त चाहिए, तो उसके लिए होता है। ठीक है, इन सेम कंडीशन लाइक saturation of NADP, excited electron do not move towards NADP, they take an alternate pathway। ठीक है, कुछ कंडीशंस में मेरे पास NADP जब सेचुरेट हो जाता है, NADP बचता ही नहीं है, अब किसकी रिडक्शन करें? तो क्या होता है? एक दूसरा पाथवे स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। जिस पाथवे में फोटो सिस्टम 1 जो होता है उसमें शॉर्टकट होता है कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फेरिडोक्सिन, फिर वो अगेन किसको दे देता है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देता है, डायरेक्टली PS1 को नहीं देता। ठीक है, वो साइटोक्रोम को दे देता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ना कि साइटोक्रोम को देता है यहाँ पर आ जाए, देखें, वो देता किसको है? वो देता है साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम B या F। फिर वो साइटोक्रोम B या F से अगेन वो कहाँ आ जाता है? दोबारा वो आता है प्लास्टोसायनिन के पास, प्लास्टोसायनिन के पास। फिर प्लास्टोसायनिन से दोबारा कहाँ चला जाता है? PS1 के पास। तो एट द एंड हम यही कह सकते हैं डायरेक्ट PS1 को देता है, लेकिन मैंने ब्रीफ कर दिया। अब यहाँ देखो, हमारे पास ये पूरी साइकिल जो होती है, फिर अगेन हमारे पास इस पूरी साइकिल में सिर्फ क्या बन रहा होता है? सिर्फ और सिर्फ ATP बन रहा होता है। सही, तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स था वो पहले फेरिडोक्सिन के पास गया, वहां से साइटोक्रोम के पास गया, फिर अगेन कहाँ आ गया? फोटो सिस्टम 1 के पास आ गया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ATP की जनरेशन होगी, और इसमें कीमियोस्मोसिस से होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनाने के लिए हो रहा है ना, हाइड्रोजन को बस जमा करता जाएगा ल्यूमिन में, उसके बाद फिर जब स्ट्रोमा में निकालेगा
कॉम्प्लेक्स के जरिए तो एटीपी बनती जाएगी, लेकिन इसमें NADPH नहीं बनेगी और हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी भी प्रोडक्शन नहीं होगी। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन क्यों नहीं होगी? वो इसलिए क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं हो रही है। जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। उसके बाद इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एंड जिसमें हमारे पास सिर्फ जनरेशन किसकी होती है? एटीपी की। वो वाली कौन सी थी? नॉन साइक्लिक, ठीक है। पॉसिबल इट हैपन, ये तब होता है जब क्लोरोप्लास्ट फुल हो जाता है, जब क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी एटीपी कम हो जाती है तो, और हमारे पास जो NADPH है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास फिर एटीपी ज़्यादा बनता है और NADPH का बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, ताकि हमारे पास जो एटीपी की नीड है वो पूरी हो सके। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में, और हम लोग फिर रिस्पायरेशन भी स्टार्ट कर देंगे इन ह्यूमंस और उनकी साइकिल। ओके, अल्लाह हाफिज़।